नमस्कार बच्चों, मैं नीरज नागर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे एरेबल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक नई क्लास के साथ, है ना। जहां हम आज जेनेटिक्स की वन शॉट वीडियो की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इस पार्ट 2 में हम जेनेटिक्स से संबंधित जितने भी बाकी टॉपिक हमारे वन शॉट पार्ट 1 में नहीं हो पाए हैं उन सभी टॉपिकों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेंडल के अपवाद। और मेंडल के अपवाद में हम पहला जो अपवाद पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अपूर्ण प्रवाहिता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपूर्ण प्रवाहिता। यह है हमारे मेंडल के अपवाद। और मेंडल के अपवाद हमारा पहला टॉपिक रहेगा अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट कंप्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। तो हमारा पहला टॉपिक है बेटा अपूर्ण प्रभाविता। क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। नाम से ही पता लग रहा है अपूर्ण प्रभाविता का मतलब पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, मैं ये जो जितने भी अपवाद आए हैं ना उनमें से अधिकांश अपवाद जो है वो किसको प्रभावित करते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को अफेक्ट करते हैं। कैसे? कि जैसे मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने यह कहा था कि दो प्रकार के लक्षण हैं। एक लक्षण F1PD में प्रकट होता है और एक लक्षण F1PD में प्रकट नहीं होता। ठीक है, दो विपर्यासी लक्षण होते हैं हमेशा। एक तो जैसे आप ये कह सकते हो बोनापन और लंबापन, तो एक प्रकट हुआ और एक प्रकट नहीं। जो प्रकट हुआ है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्रभावी लक्षण कहेंगे। और जो प्रकट नहीं हुआ है उसे हम अप्रभावी। तो हम बात करेंगे बेटा अपूर्ण प्रभाविता की। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता पहला अपवाद है। यह अपवाद जो है वो मेंडल के कौन से नियम को प्रभावित करता है? तो याद रखना है आपको, प्रभाविता के नियम को इफेक्ट करता है। इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रभाविता के नियम। ठीक है, अब देखो बेटा, ये किसको नहीं मान रहा? मेंडल के प्रभाविता के नियम को नहीं मान रहा। कैसे? मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने यह कहा था कि जो लक्षण F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें हम प्रभावी कहते हैं और जो लक्षण प्रकट नहीं हो पाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं। क्या कहा था उन्होंने? कि दो प्रकार के लक्षण, जो लक्षण प्रकट होंगे वो प्रभावी और जो प्रकट नहीं होंगे वह अप्रभावी लक्षण के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या है? तो समझना बेटा कि जब कार्ल कोरेंस जो थे, कार्ल कोरेंस जो थे वह बेटा प्रयोग कर रहे थे मेंडल के नियमों पर। मेंडल ने जो कहा उन पर क्या कर रहे थे बेटा? रिसर्च कर रहे थे कि क्या वास्तव में मेंडल ने सही कहा। तो इन्होंने क्या किया बेटा? मिराबिलिस जिलापा जो है, मिराबिलिस जिलापा जो है, मिराबिलिस जिलापा जो है ये एक पादप है। इस पादप पे ये क्या कर रहे थे बेटा? रिसर्च कर रहे थे। इसके दो प्रकार के पुष्प वाली प्रजातियां ली इन्होंने। एक पुष्प तो थी लाल रंग की, लाल पुष्प वाली प्रजाति थी, और एक जो है वह सफेद रंग वाली, सफेद पुष्प वाली क्या थी बेटा?
प्रजाति थी, 2 प्रजाति थी। इन दोनों प्रजातियों के मध्य इन्होंने क्या किया बेटा, संकरण करवाया। दोनों प्रजातियों के मध्य क्या करवाया बेटा, संकरण करवाया। तो इन्हें इन दोनों प्रजातियों के मध्य जब संकरण करवाया तो ना, अब मेंडल का नियम क्या कहता है, या तो क्या प्रकट होना चाहिए मेंडल के अनुसार, लाल रंग, ये क्या होना चाहिए, सफेद रंग। दोनों में से एक लक्षण क्या होता है बेटा, प्रकट होता है अगली पीढ़ी में। लेकिन कार्ल कोरेंस के दोनों ही लक्षण जो है प्रकट नहीं हुए, और इनको कौन सा रंग मिला बेटा, गुलाबी रंग। कौन सा रंग बेटा, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ, गुलाबी रंग का पुष्प इन्हें प्राप्त, एक नई प्रजाति प्राप्त हुई इन दोनों, ना तो लाल रंग की पुष्प वाली प्रजाति प्राप्त हुई, ना सफेद रंग वाली पुष्प प्रजाति प्राप्त हुई, इन्हें एक नई प्रजाति प्राप्त हुई जिसके पुष्प कौन से रंग के थे, गुलाबी रंग के थे। कौन से रंग के थे बेटा, गुलाबी रंग के थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, इन्होंने सोचा कि मेंडल का नियम तो कहता है कि इन दोनों से एक लक्षण आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, मेंडल ने जो कहा है वो गलत है। ये नहीं पता ये किस कारण से हुआ है, आगे जाके समझेंगे हम कि ये किस कारण से हुआ है। ये हुआ है बेटा लिंकेज के कारण से, सहलग्नता। जीनों की एक प्रवृत्ति और होती है सहलग्नता, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे बाद में। लेकिन अभी ये देखो बेटा कि इन्होंने इस तरीके से जब प्रयोग करवाया तो इनको एक नई प्रजाति यानी मध्यवर्ती, इन दोनों का मध्यवर्ती क्या हुआ बेटा, प्राप्त। और इनकी जब F2 पीढ़ी तैयार की गई तो इनकी F2 पीढ़ी भी किस प्रकार से, जिसे लाल पुष्प को मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं, इसे मैं किस प्रकार से दर्शाऊंगा बेटा, इस प्रकार से दर्शाऊंगा। तो यहां जो हमारी गुलाबी पीढ़ी प्राप्त हुई वो कौन सी हुई, ये हुई। जब इस F1 पीढ़ी का क्या करवाया बेटा, स्वपरागण के माध्यम से जब F2 पीढ़ी तैयार की गई तो इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप एक ही प्रकार के प्राप्त हुए। कैसे हुए देखो, यहां मैं चेकर बोर्ड बना रहा हूं, इधर समझना बेटा इसको ध्यान से कि किस प्रकार से इनके जीनोटाइप फिनोटाइप समान प्राप्त हुए। ये लीजिए, यहां इसके एलील लिख दो। देखिए इन दोनों का संकरण करवाया तो इनको दोनों के दोनों लाल पुष्प प्राप्त हुए। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, लाल पुष्प कहते हैं। जब इसका संकरण इसके साथ करवाया तो इनको ये कौन सा रंग प्राप्त हुआ बेटा, गुलाबी पुष्प। इसे हमने क्या कहा, गुलाबी पुष्प। अब क्या कहा बेटा, गुलाबी। अब तक क्या मान रहे थे, मेंडल ने कहा इसे भी लाल मानो, लेकिन यहां हमारे ये लाल नहीं हुआ, ये कौन सा प्राप्त हुआ, गुलाबी। ये लीजिए इसका संग्रहण इसके साथ, तो यहां भी क्या प्राप्त हुआ बेटा, गुलाबी प्राप्त हुआ। अब यहां देखो, यहां देखा तो इसका संग्रहण इसके साथ, तो हमें कौन सा प्राप्त हुआ, सफेद रंग प्राप्त। तो इसके फिनोटाइप निकाल के देखो बेटा कि लक्षण प्रारूप निकालो। फिनोटाइप्स प्राप्त करो। फिनोटाइप क्या प्राप्त हुआ इनका, देखो यह एलील किसको प्रदर्शित कर रहे, लाल रंग। तो कितने लाल रंग है यहां, एक, तो एक अनुपात। फिर यहां देखो बेटा 2 गुलाबी रंग प्राप्त हो रहे हैं, तो 2 अनुपात, और एक हमें सफेद रंग का, तो 1। तो यहां अनुपात क्या प्राप्त, 1 अनुपात 2 अनुपात। और जीनोटाइप देखो आप, जीनोटाइप देखो, तो जीनोटाइप भी देखो यहां है, दोनों एलील से समान है, दोनों ही लाल रंग प्रदर्शित करते, तो ये लाल एक। इनमें देखो एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक कैपिटल है एक स्मॉल लेटर का, तो यहां 2 गुलाबी रंग, और यहां क्या है, 1। तो प्राप्त हुआ नहीं हुआ, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही समान प्राप्त हुए नहीं हुए ना, तो ये क्या है बेटा, अपूर्ण प्रभावी था, मेंडल का अपवाद है। अब ऐसा क्यों हो, ऐसा इसलिए हुआ कि जो प्रभावी लक्षण था वह अप्रभावी पर क्या नहीं हो पाया बेटा, हावी नहीं हो, क्या नहीं हो पाया, हावी नहीं हो, उसका प्रभाव जो है अप्रभावी पर नहीं पड़ा। तो जब प्रभावी का प्रभाव अप्रभावी पर नहीं पड़ा तो प्रभावी भी स्वतंत्र रूप से प्रकट होने का प्रयास किया,
और अप्रभावी भी क्या हुआ बेटा, स्वतंत्र रूप से प्रकट होने का प्रयास किया। तो दोनों का ऐसा समावेश हुआ कि ना तो प्रभावी प्रकट हो पाया, ना अप्रभावी प्रकट हो पाया। तो दोनों का ही क्या प्राप्त हो गया बेटा, मध्यवर्ती प्राप्त हो गया। इससे ही हम क्या कहते हैं बेटा, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। किसने करवाया, कार्ल लोरेंत्ज ने। कौन से नियम को खंडित करता है ये मेंडल के, प्रभाविता के नियम को खंडित करता है। किस पौधे पे करवाया, मिराबिलिस ज़ेनापा पे करवाया। 4 o'clock प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है, 4 o'clock प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, एक और नाम रख देना। बाकी इन्होंने क्या किया, संकरण कैसे करवाया, तो एक प्रजाति ये ली, एक ये इसका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया। अब दूसरा नियम हम पढ़ते, दूसरा अपवाद हम पढ़ते हैं। कौन सा बेटा, दूसरा अपवाद हम पढ़ेंगे सह प्रभाविता। ये भी किसको प्रभावित कर रहा है, मेंडल के नियम को ही प्रभावित कर रहा है। सह प्रभाविता क्या होता है, सह प्रभाविता का नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों ही लक्षण साथ में क्या हो जाए बेटा, प्रभावी हो जाए। दोनों ही लक्षण प्रकट हो जाए, प्रभावी भी हो जाए, अप्रभावी लक्षण भी क्या हो जाए, अगली पीढ़ी में प्रकट हो जाए। जब दोनों लक्षण साथ साथ में प्रकट होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, सह प्रभाविता कहते हैं। देखते हैं, है सह प्रभाविता। सेकंड कौन सा है बेटा, सप्रभाविता। अब सप्रभाविता दोनों ही लक्षण क्या हो जाए, साथ साथ में प्रकट हो जाए। ये भी किसको प्रभावित कर रहा है, तो मेंडल के प्रभाविता के नियम को प्रभावित कर रहा है। के नियम का क्या कर रहा है बेटा, खंडन कर रहा है। खंडन कर रहा है, किसको खंडित कर रहा है, ये मेंडल के प्रभाविता। इसके अनुसार क्या होते हैं बेटा, कि दोनों ही लक्षण प्रभावी, दोनों लक्षण का मतलब क्या हो गया, प्रभावी और अप्रभावी, दोनों ही लक्षण अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं बेटा, दोनों ही लक्षण अगली पीढ़ी में एक साथ प्रकट हो जाते हैं। दोनों ही लक्षण F1 पीढ़ी में एक साथ प्रकट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सह प्रभाविता कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसके दो उदाहरण हैं। एक तो है पशुओं की त्वचा का रंग। दूसरा उदाहरण है मानव रुधिर की वंशागति का नियम। का लक्ष्य, ठीक है, मानव की रुधिर वर्ग की वंशागति के लक्षण के बारे में। ये दो उदाहरण है, दोनों को हम समझते हैं कि कैसे प्रकार से। पशु की त्वचा का रंग, आपने कई सारी ऐसी गायें देखी होगी बेटा जिसमें सफेद धब्बा भी होता है और काला धब्बा भी होता है। किसी के आप ये कह सकते हो, किसी के जो है लाल धब्बा होता है ना, और किसी के सफेद धब्बा होता है, कहीं काला धब्बा होता है, यानी अलग अलग धब्बों वाली क्या होती है, गाय होती है। तो उसमें देखो बेटा कि सफेद रंग भी आया हुआ है, काला रंग भी आया हुआ है, या लाल रंग भी क्या है, प्रकट हुआ। तो दोनों ही लक्षण एक साथ अगली पीढ़ी में आए हुए हैं। या तो काला होना चाहिए, गाय काली होनी चाहिए, या सफेद होनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ही क्या है, अगली पीढ़ी में हमें देखने को मिले।
इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता कहते हैं। क्लियर है बात? सह प्रभाविता आ गई सबके समझने में। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण की। मानव पशु की त्वचा का रंग हो चुका है, अब हम बात कर लेते हैं मानव की उदर की वंशावली का। इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? रुधिर वर्ग की वंशावली, इसे समझते हैं बेटा। तो इधर देखो बेटा, हम क्या करते हैं? पहले रक्त समूह तैयार कर लेते हैं। रक्त समूह, ठीक है? इनके क्या करते हैं बेटा? जीनोटाइप लिख लेते हैं। जीनोटाइप याद रखना है आपको। ए का जो है जीनोटाइप होगा ये, बी का होगा बेटा और ए बी का होगा ए और बी, और ओ का होगा बेटा, ये इसके क्या है बेटा? जीनोटाइप्स। सभी ब्लड ग्रुपों के ये क्या है बेटा? जीनोटाइप्स। इनमें से हम किसी एक का, इन दो, किसी भी दो का क्या करते हैं बेटा? क्रॉस करवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स है, उनमें से माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? बी है। जिसमें माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका हम जीनोटाइप लेते हैं ये वाला, पीछे वाला लेना है। इसका क्या है बेटा? ये। अब क्रॉस करवा के देखते हैं। मेंडल क्या कहते हैं? मेंडल ये कहते हैं या तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए। इनकी संतान में इन दोनों में से एक का क्या होना चाहिए बेटा? ब्लड ग्रुप प्रकट होना चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? देखते हैं। लो, इन दोनों को हमने अलग किया तो हमारे को इन दोनों को अलग करने पर ये लीजिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया है ना बेटा? सेम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरह करना है आपको, ठीक है? इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमें देखो प्रथम बार में आपको थोड़ा सा अद्भुत सी चीज देखने को मिलेगी। देखो ए और बी, यानी ए भी आया और बी भी आया। और देख लो बेटा, यहां देखो, यहां हमने ए, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमें बी, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमें ये लीजिए प्राप्त हुआ नहीं हुआ? हमें ये प्राप्त हुआ नहीं। तो यहां देखो बेटा, ए और बी दोनों ही साथ में प्रकट हो गए। यहां देखो बेटा, दोनों ही लक्षण ए और बी दोनों ही साथ में प्रकट हुए नहीं हुए है ना? तो ये क्या हो गया बेटा? ये किसका उदाहरण हो गया? ये है हमारा सह प्रभाविता का एक उदाहरण। इतना क्लियर है? क्लियर है सह प्रभाविता, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल एलिमेंट्स, बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्या समझते हैं? बहुविकल्पी क्या है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे। तो अगला तीसरा हमारा अपवाद है बेटा बहुप्रभाविता। तीसरा क्या है? बहु प्रभाविता, ठीक है? क्या है बेटा? बहुप्रभाविता, ठीक है? मल्टीपल एलिमेंट्स भी कह सकते हो, बहुविकल्पता भी कह सकते हो आप इसे। बहुप्रभाविता का मतलब क्या हो गया बेटा?
कि एक जीन जो है वह एक से ज्यादा लक्षणों को क्या करने लग जाए बेटा, नियंत्रित करने लग जाए। आमतौर पे क्या होता है कि एक जीन एक ही लक्षण को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक जीन जो है एक से ज्यादा लक्षणों को क्या करने लग जाए बेटा, नियंत्रित करने लग जाए। उस समय क्या देखने को मिलती है हमें, बहु प्रभाविता। ऐसा किसमें है, तो ऐसा जो है आने वाले, आप जब हम मेंडलिन जो विकार पढ़ने वाले हैं, या जो है आनुवांशिक विकार जो पढ़ने वाले, रोग पढ़ने वाले हैं, उनमें हम एक रोग के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं फेनिल कीटो व्याधि। क्या कहते हैं बेटा, फेनिल कीटो में व्याधि के नाम से उसे जाना जाता है। उस फेनिल कीटो में व्याधि में क्या होता है बेटा, कि उसमें कई सारे लक्षण जो है हमें देखने को मिलते हैं। कभी आप ये कह सकते हो कि मानसिक मंद आपको देखने को मिल जाए, कभी त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाए, ऐसे कई सारे लक्षण जो है हमें देखने को वहां मिलेंगे। तो हमारा बहु प्रवाहिता के अंदर क्या होता है कि जब एक लक्षण, एक जीन जो है, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करने लग जाए, नियंत्रित करने लग जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहु प्रभाविता। समझ गए बात को। अब बहु प्रवाहिता का उदाहरण याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, फेनिल कीटो में व्याधि, व्याधि का मतलब होता है बीमारी। इस बीमारी में हमें कई सारे लक्षण जो है वह देखने को मिलते हैं। समझ गए बात को। ये हमारा बहु प्रभाविता का है। मानव रुधिर की वंशागति भी क्या है बेटा, इसका एक उदाहरण है। ये भी आपको याद रख लेना। मानव रुधिर वर्ग की वंशागति, मानव रुधिर वर्ग की वंशागति भी क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कैसे, आपने अभी जस्ट पहले हमने ए और बी का क्रॉस करवाया था, और उसमें हमें ए बी प्राप्त हुआ, ए बी भी प्राप्त हुआ, बी भी प्राप्त हुआ, ओ भी प्राप्त हुआ। यानी हमें कई प्रकार के ब्लड ग्रुप अगली पीढ़ी में देखने को मिले, मिले नहीं मिले, तो वो है हमारा बहु प्रभाविता का उदाहरण भी हो जाता है। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। अब हमारा जो है एक लास्ट जो बचा हुआ है वह कौन सा है, बहुजीनी। बहुजीनी यानी यह है बहु प्रभावी, एक जीन बहुत सारे लक्षण प्रभावित कर रहा है। अब क्या होगा कि बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण को क्या करेंगे बेटा, प्रभावित करेंगे या नियंत्रित करेंगे। जैसे जैसे हमारी जो त्वचा का रंग है वह कई प्रकार के जीन मिलकर जो है वह क्या करते हैं बेटा, नियंत्रित करते हैं। तभी तो किसी का रंग गोरा रहता है, किसी का काला, और किसी का सांवला रहता है। मध्यम वर्ग का जो रंग है वो सांवला रहता है। इस प्रकार से जो है कई सारे जीन मिलकर एक ही लक्षण को क्या कर रहे हैं बेटा, नियंत्रित कर रहे हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुजीनी कहते हैं। इतनी बात याद रखना। हमारा जो चौथा और लास्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है, बहुजीनी। बहुजीनी में क्या होता है, बहुत सारे जीन मिलकर, बहुत सारे जीन मिलकर बहुत सारे जीन मिलकर
एक लक्षण नियंत्रित करते हो, लक्षण नियंत्रित करते हो। जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हो मनुष्य की त्वचा का रंग, मनुष्य की त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। और भी ले सकते हो गेहूं के बीज का रंग, गेहूं के बीज का रंग। ठीक है। अब मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे, कि देखो बेटा मनुष्य की त्वचा का रंग जो है प्रभावी रूप से भी प्रकट, प्रभावी रूप के मनुष्य की त्वचा के रंगों को हम जो है 3 भागों में बांटेंगे। कैसे, एक तो प्रभावी वाले, एक अप्रभावी वाले, एक मध्यवर्ती वाले, मध्यवर्ती वाले। इनके एलील्स कैसे होंगे, तो प्रभावी के एलील होंगे बेटा ये इसे अप्रभावी के कौन से होंगे, तो अप्रभावी के हमें याद रखना है ये वाले, और मध्यवर्ती के हमें ये प्राप्त होंगे। जब यदि ये जीन अगर हमारी अगली पीढ़ी में आता है तो हमारा रंग जो होगा वो काला प्रभावी रूप से प्रकट होगा। रंग कैसा होगा बेटा, काला। लेकिन अप्रभावी जीन अगर अगली पीढ़ी में जाते हैं तो हम जो है गोरे या सफेद रंग के दिखाई देते। ठीक है। लेकिन हमें यदि मध्य वर्ग के जीन हमें प्राप्त हुए तो हमारा रंग जो है सलेटी रंग होगा, सलेटी या सांवला रंग कह सकते हो। रंग जो है आपको प्रकट होगा। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कि मनुष्य की त्वचा का रंग जो है वह 3 प्रकार के जीन मिलकर क्या कर रहे हैं बेटा, नियंत्रित कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे बेटा, 3 प्रकार के जीन मिलकर इसे नियंत्रित कर रहे नहीं कर रहे। इसीलिए ये किसका उदाहरण हो जाएगा बेटा, बहुजीनी का उदाहरण। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, आमतौर पे क्या है एक जीन एक ही लक्षण को क्या करता है बेटा, नियंत्रित करता है। लेकिन कभी कभार क्या है बेटा, कुछ आनुवांशिक परिवर्तन के कारण या कोई ना कोई आप ये कह सकते हो आंतरिक जीनों में आंतरिक समस्या के कारण जो है वो क्या हो जाता है बेटा, इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते। ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसको हम आगे जानेंगे। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बेटा हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा है, संलग्नता। अब हम बात करेंगे कि अपवाद हुए कैसे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, लिंकेज या संलग्नता। संलग्नता, लिंकेज क्या है बेटा, लिंकेज। संलग्नता की हम क्या करेंगे बेटा, बात करेंगे। अब संलग्नता होता क्या है, संलग्नता का मतलब होता है बेटा कि जीनों की एक साथ रहने की प्रवृत्ति। क्या है बेटा, जीनों की एक साथ रहने की प्रवृत्ति। सर ये क्या है, जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति। हमने क्या कहा बेटा कि जीन जो है वह एक, जब हमने मेंडल का स्वतंत्र अपंग का नियम पढ़ा तो स्वतंत्र अपंग का नियम क्या कहता है कि जीन जो है वो स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में क्या होते हैं बेटा, प्रकट होते हैं।
पढ़ा नहीं पढ़ा हमने। स्वतंत्र का नियम क्या कहते हैं कि दोनों ही जीन जो है वह अगली पीढ़ी में अलग अलग होकर स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं बेटा, प्रकट होते हैं। इसीलिए एक लक्षण की वंशागति जो है वो दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है बेटा कि कभी कभार जो है जीन जो है वह अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से ना जा करके एक साथ चले जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, सहलगनता कहते हैं, या जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति कहा जाता है। जब एक साथ ही दोनों ही जीन जो है वो अगली पीढ़ी में क्या हो जाए, चले जाए एक साथ। तो जब एक साथ चले जाएंगे तो एक साथ ही क्या करेंगे बेटा, लक्षण प्रदर्शित करेंगे। इस कारण से जो है हमें अपूर्ण प्रवाहिता, सहप्रवाहिता, बहुजीनी, ऐसे कई सारे लक्षण हमें देखने को मिले। ठीक है, अब ये इसके बारे में किसने बताया, तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मॉर्गन के बारे में। एक साइंटिस्ट है मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने क्या किया बेटा, ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कार्य किया। फिला फल मक्खी, बेटा ड्रोसोफिला फल मक्खी है ना, यह आप ये कह सकते हो कि आनुवांशिका का यह है, एक तरीके से कह सकते हो कि आनुवांशिका का आधार कैसे कि बेटा अधिकांश प्रयोग जो है ना वो किस पे किए गए हैं, ड्रोसोफिला फल मक्खी पर ही। ये बात को, अधिकांश प्रयोग जो है वह किस पे किए गए, जेनेटिक्स के, ड्रोसोफिला फल मक्खी पर। ठीक है, तो आप जो है तो देखो बेटा कि मॉर्गन ने जो है किस पर प्रयोग किया है, ड्रोसोफिला फल मक्खी पर प्रयोग किया है। जेनेटिक्स के अधिकांश प्रयोग जो है ड्रोसोफिला फल मक्खी पर ही किए गए है ना बेटा, ध्यान रखना है आपको, बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं ड्रोसोफिला फल मक्खी। इन्होंने क्या किया, आप समझते हैं सहलग्नता को, कि इन्होंने क्या किया कि ड्रोसोफिला की 2 प्रजातियां, कितनी प्रजातियां थी बेटा, 2 प्रजातियां। एक प्रजाति तो इन्होंने ली पीले शरीर वाली, वह आंखों का रंग जो था वो कैसा था बेटा, सफेद था, श्वेत आंखों वाली। और एक प्रजाति ली इन्होंने, याद रखना है, भूरे शरीर व लाल आंखों वाली। क्या ली बेटा, लाल आंखों वाली। इन दोनों प्रजातियों के मध्य इन्होंने क्या किया बेटा, संकरण करवाया। जब इन दोनों प्रजातियों के मध्य संकरण करवाया तो मेंडल का क्या कहता है कि मेंडल जो है बेटा वो क्या कहते हैं, मेंडल ये कहते हैं कि यदि हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, यदि आपने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसका फिनोटाइप अनुपात जो होगा वो है 9:3:3:1। लेकिन जब इन्होंने ये क्रॉस करवाया तो सहलग्नता के कारण क्या है, जीन एक साथ प्रवाहित हो जाने के कारण इन्हें 9:3:3:1 प्राप्त नहीं हुआ। इन्हें एक नया ही अनुपात प्राप्त हुआ। वो अनुपात कौन सा था बेटा, 7:1:1:7। इनका अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 7:1:1:7। समझे बात को। जब इन्हें एक नया लक्षण जब प्राप्त हुआ तो इन्होंने ये कहा कि यह मेंडल का अपवाद नहीं, ये ऐसे हुआ कि जीन जो है, मॉर्गन क्या थे बेटा, ये बात जानते थे कि जीन जो है वो गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। जब गुणसूत्र पे पाए जाते हैं तो इनमें एक साथ रहने की प्रवृत्ति हो सकती है, ये एक साथ अगली पीढ़ी में प्रभावित हो सकते हैं।
तो इनके संलग्न रहने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो अनुपात प्राप्त हुआ वो किसके कारण हुआ? संलग्नता के कारण। किसके कारण हुआ? संलग्नता के कारण। इसके अलावा जो है बेटसन और पुनेट ने भी जो है वह प्राकणों के मध्य क्या करवाया बेटा? संकरण करवाया, और उन्हें भी जो है अलग प्रकार के अनुपात प्राप्त। तो यह किस कारण से प्राप्त हुए थे बेटा? यह हमें संलग्नता के कारण से प्राप्त हुए थे। इतनी बात आपको क्या रखनी है बेटा? याद। अब जो है इसमें थोड़ा सा जो है एनसीईआरटी ने क्या है, एक डायग्राम बना रखा है। उस डायग्राम के माध्यम से जो है हमें संलग्नता का क्या कर रखा है बेटा? क्रॉस करवा रखा है, उसे समझाया हुआ है। ठीक है, तो हम उसको नहीं बनाएंगे, आपको इतनी बातें याद रखनी। जब हम वहां आप ये कहोगे, जब लॉन्ग वीडियो चालू होगी, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। संलग्नता किसके, मेंडल के कौन से नियम को खंडित करता है? तो याद रखना है, ये जो खंडन करता है वो खंडन कौन से नियम को करता है? स्वतंत्र अपवन के नियम। अपवन के नियम को क्या करता है बेटा? खंडित करता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। जीनों की एक साथ रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? संलग्नता। यानी जीन जो है एक साथ अगली पीढ़ी में क्या हो जाते हैं बेटा? प्रभावित हो जाते हैं। जब ये दोनों ही एक साथ प्रवाहित हो जाते हैं तो प्रवाहित होने के कारण जो है हमें क्या देखने को मिलती है? संलग्नता देखने को मिलती है। ये किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? मॉर्गन ने किया था। किस पर किया था? ड्रोसोफिला फल मक्खी पर किया था। इन्होंने इसकी दो प्रजातियां ली थी, एक तो पीले शरीर वाली और श्वेत आंखों वाली, और एक ली थी इन्होंने भूरे शरीर व लाल आंखों वाली। जब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो मेंडल के अनुसार 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होना चाहिए था, जबकि इन्हें क्या प्राप्त हुआ बेटा? 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7 इन्हें अपना प्रयोग प्राप्त, अपने अनुपात प्राप्त। आपको एक क्रॉस और याद रखना है। ठीक है, एक प्रयोग और याद रखना है। कौन सा प्रयोग बेटा? बेटसन और पुनेट का। बेटसन व पुनेट का प्रयोग भी याद रखना है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? पादप पर। तो याद रखना है इन्होंने कौन से लक्षण चुने थे? तो इन्होंने जो है परागकण कण का आकार व पुष्प का ये याद रखना है। ये एक और याद रखना है, बेटसन और पुनेट ने भी संलग्नता को समझाया था, और इन्होंने कौन से लक्षण चुने थे? परागकण का आकार चुना था और पुष्प का रंग चुना था। इन दोनों के मध्य इन्होंने भी द्विसंकरण करवाया था और द्विसंकरण के माध्यम से लिंकेज बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम जो है आगे चलते हैं, आगे चलेंगे और आगे हम पढ़ेंगे बेटा क्रोमोसोम सिद्धांत या गुणसूत्र सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसे कहते हैं? तो अब हमारा टॉपिक रहेगा लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण क्या होता है? नर और मादा का पता लगाना ही क्या कहलाता है बेटा? लिंग निर्धारण कहलाता है। किसी भी जीव के अंदर नर होगा या मादा होगी, ठीक है, इसके बारे में पता लगाना ही क्या कहलाता है बेटा? लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। ठीक है, किसी के अंदर आप जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हो, जैसे मानव की बात करें तो मानव के अंदर जो है XX और XY गुणसूत्र होता है। XX से हमें पता लगता है कि लड़की होगी और XY से हमें पता लगता है कि लड़का होगा। ठीक है, इसी प्रकार से है ना बेटा कि हम यहाँ कई सारी विधियां पढ़ेंगे, सभी के अंदर अलग। हमारे अंदर XX गुणसूत्र है, XY गुणसूत्र है, इसलिए हम जो है हमारे अंदर कौन सी विधि होती है? XX XY विधि होती है। ऐसे ही कई प्रकार की विधियां हैं, अलग सभी जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र है। उन्हीं गुणसूत्रों का अध्ययन करते हुए हम क्या पढ़ेंगे बेटा? लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे XX XY विधि। ठीक है, कौन सी विधि बेटा? XX XY विधि। XX XY विधि किसमें देखने को मिलती है? तो मानव में व ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला फल मक्खी के अंदर।
ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलता है बेटा, एक्स 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 वाई। एक्स क्या है, एक्स एक्स क्या है, ये तो ये मादा भाग, मादा गुणसूत्र है, और एक्स वाई क्या है बेटा, नर गुणसूत्र। इनके माध्यम से क्या किया जाता है बेटा, लिंग निर्धारण का पता लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है, तो देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये है मादा है और ये क्या है, नर। इन दोनों को अलग कीजिए, वही मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इन दोनों को अलग कीजिए। ये भी बेटा मादा से एक्स गुणसूत्र आया और नर से भी यदि अगली पीढ़ी में एक्स गुणसूत्र आया तो आने वाली पीढ़ी क्या होगी बेटा, एक्स एक्स होगी, यानी लड़की होगी। यदि मादा से एक्स गुणसूत्र आया और नर से क्या आया बेटा, एक्स वाई गुणसूत्र आया, तो आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, लड़का होगा। यदि यहां से एक्स आया तो यहां क्या होगा बेटा, एक्स एक्स होगा, और यहां से एक्स वाई आया तो ये क्या होगा, एक्स वाई होगा। यानी 50% संभावना तो लड़का होने की होती है और 50% संभावना जो है वो लड़की होने की होती है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिंग निर्धारण। ये लिंग का निर्धारण हो गया कि कौन से भाई एक्स एक्स गुणसूत्र आए तो लड़की हुई और एक्स वाई आया तो लड़का हुआ। समझ गए बात को। अब आगे हम अगली विधि के बारे में जानते हैं। मानव के अंदर लिंग निर्धारण हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसको बाद में जानेंगे, ठीक है। पहले एक्स 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 वाई विधि को पढ़ लेते हैं। अब एक और विधि है हमारे, ठीक है, वो कौन सी विधि है बेटा, तो अब है एक्स 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 जीरो विधि। एक्स 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 जीरो विधि जो है कीटों के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इस चीज को देखते हैं। देखो बेटा, दोनों ही जो गुणसूत्र हैं यह द्विगुणित है, तो इसमें जो विधि है वो कौन सी है, द्विगुणित विधि, द्विगुणित, ठीक है, लिंग निर्धारण होता है, द्विगुणित लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। इसमें डाइप्लॉइड प्रकार का क्या देखने को मिलता है बेटा, डाइप्लॉइड प्रकार का लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। अगली है हमारी एक्स 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 जीरो। एक्स जीरो मतलब एक ही एक्स गुणसूत्र, ठीक है। यह किस में देखने को मिला, मादा के अंदर, और ये किस में देखने को मिलेगा, नर के अंदर। तो यहाँ एक गुणसूत्र तो द्विगुणित है और एक गुणसूत्र क्या है बेटा, अगुणित है। नर क्या है, अगुणित है, जबकि मादा के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र पाया जाता है, इसीलिए इसे अगुणित द्विगुणित गुणसूत्र के नाम से, अगुणित व द्विगुणित प्रकार का हैप्लॉइड एवं डाइप्लॉइड टाइप्स का क्या पाया जाता है, लिंग निर्धारण देखने को मिलता है। निर्धारण देखने को मिलता है। अब ये कैसे, कि मान लेते हैं कि यहां से x और यहां से x, ठीक है, इनमें x और जीरो, इसमें क्या हुआ बेटा, अर्धसूत्री विभाजन। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। और इसमें क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ आधे गुणसूत्र इधर और आधे इधर हो जाते हैं, यानी इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है। जबकि यहाँ कैसे देखने को, एक। अब देखो बेटा, ये भी यहाँ ये सीधा का सीधा गुणसूत्र अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ हमें इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और ये भी यहां से ये क्रॉस होकर आते हैं, यानी मादा का भी है नर का भी गुणसूत्र है, सीधा मादा का ही चला गया तो यहाँ क्या होगा, हमारे को नर प्राप्त होगा। लेकिन मादा और नर दोनों का गुणसूत्र अगर अगली पीढ़ी में आया तो यह क्या प्राप्त होगी बेटा, मादा प्राप्त होगी। ये क्या प्राप्त होगा, नर प्राप्त होगा। इस प्रकार का लिंग निर्धारण जो है कीटों में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, कीटों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कीटों में देखने को मिलता है। उदाहरण इसका याद रखना है, कीट वर्ग, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है मधुमक्खी। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण
निर्धारण, यह थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। कैसे, देखो यही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां नर मधुमक्खी है, एक तरफ तो मादा कर देते हैं, ये मादा मधुमक्खी, ठीक है, और एक तरफ नर मधुमक्खी। मादा मधुमक्खी के अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो द्विगुणित होती है, यानी उसके अंदर 32 होती है, ठीक है, जबकि इसमें अगुणित होती है, यानी इसमें 16 होती है। समझे बात को? तो अब देखो बेटा, यहां जब इसमें अर्धसूत्री विभाग में हुआ तो इसके अंदर 16 है और इसके अंदर भी बेटा 16 गुणसूत्र है। इसमें कितने आए? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 16 के। यदि अनिषेचन के फलस्वरूप जो है, अनिषेचन के फलस्वरूप 16 के 16 गुणसूत्र ऐसे कैसे अगली पीढ़ी में आ जाए, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? हमें नर प्राप्त होगा। और यदि यहाँ निषेचन के फलस्वरूप जो है, यदि निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप यदि संतान उत्पन्न हुई, तो वहां हमारे को 16 इसके 16 इसका अर्थात द्विगुणित पड़ जाती है, यानी हमें मादा उत्पन्न, मादा मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मधुमक्खी में लिंग निर्धारण होता है। तो मधुमक्खी में कौन सा लिंग निर्धारण? अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण, हैप्लॉइड एंड डाइप्लॉइड टाइप्स का क्या है बेटा? लिंग निर्धारण। समझ गए हुए बात को? इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने मधुमक्खी में भी लिंग निर्धारण पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे बेटा पक्षों में लिंग निर्धारण। पक्षों में लिंग निर्धारण जो है ZN और ZW टाइप्स के जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनके आधार पर हम उनके अंदर लिंग निर्धारण की क्रिया करते हैं। इनमें थोड़ा सा और, इनमें क्या है बेटा, नर जो है वो समयुग्मनज होता है और मादा जो होती है वो विषम युग्मनज। समझे बात को? यहाँ अब तक जो पढ़ रहे थे वो स्कूल में सब में मादाएं समयुग्मनज हुआ करती थी, लेकिन पक्षों में जो है बेटा कि पक्षों के नर के अंदर जो गुणसूत्र है वह समयुग्मनज होते हैं और मादा के अंदर विषम युग्मनजी गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। तो उस क्रिया को भी हम पढ़ते हैं, उस क्रिया विधि को समझ लेते हैं एक बार और। अब इधर देखो बेटा, अब पढ़ेंगे एक और विधि, ZZ ZW विधि। ये विधि किसमें देखने को मिलती है? पक्षियों में। मुर्गियों में, मुर्गियां भी पक्षी है बेटा, ठीक है, इनमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। यहां क्या होता है बेटा, जो नर होते हैं, नर वो क्या होते हैं? समयुग्मनजी होते हैं, जबकि मादा जो होती है वो क्या होती है बेटा? विषम युग्मनजी होती है। अर्थात यहां क्या होगा बेटा? ZZ होगा और यहाँ क्या होगा? ZW होगा। इन दोनों को अलग करो तो वही आपको क्रिया विधि देखने को मिलेगी। 50% हमारे को नर देखने को मिलेंगे और 50% ही जो है मादाएं देखने को मिलेंगी। जब आप इसका क्रॉस करवाते हो उसी प्रकार से क्रॉस, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये हमारा लिंग निर्धारण, ठीक है। आगे बात करेंगे अपन मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया। किसके बारे में बात करेंगे हम? मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया के बारे में बात करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं मानव लिंग निर्धारण की क्रिया विधि के बारे में। देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण, देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, मानव में जो है लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्रों के माध्यम से होता है, सभी में गुणसूत्र के माध्यम से, ठीक है। गुणसूत्र, और कितने गुणसूत्र होते हैं मानव में? 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। कितने बेटा? 23 जोड़ी गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। अब गुणसूत्र भी दो प्रकार के हैं मानव में। एक तो है बेटा लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। और एक है बेटा अलिंग गुणसूत्र।
गुणसूत्र। ठीक है, एक तो है लिंग गुणसूत्र, एक क्या है बेटा, अलिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र लिंग का पता, क्या कहा मैंने, लिंग गुणसूत्र जो है वो लिंग का पता लगाते हैं, जबकि अलिंग गुणसूत्रों से हमें लिंग का पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अलिंग गुणसूत्र जो है नर और मादा में क्या रहते हैं बेटा, समान रहते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। लेकिन लिंग गुणसूत्र जो है वो नर में भी अलग होते हैं और मादा में भी अलग होते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के। ठीक है, कितने, दो प्रकार के। मादा के अंदर ये गुणसूत्र जो होंगे वह एक्स एक्स होंगे, जबकि नर के अंदर जो होंगे वो कितने होंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो एक जोड़ी गुणसूत्र यहां देखने को मिलेंगे। लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, दो। कितनी होती है, दो होती है। मादा में दो और नर में दो। ठीक है, टोटल मत गिन लेना कि चार होती है, सर चार नहीं होती है। मादा में इधर देखो यहां कितनी है, तो याद रखना यहां दो निकल के तो 44 गुणसूत्र ये होते हैं। तो 44 और मादा में दो कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, 44 और नर में दो कितने हो गए, 46 हो गए। तो इस प्रकार से इनमें लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, दो या एक जोड़ी, एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहां कितने, 22 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं बेटा, 22 जोड़ी होते हैं। ठीक है, अब लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, तो इधर ध्यान से समझना लिंग निर्धारण। यहां मैं लिख देता हूं नर, एक तरफ तो नर, एक तरफ लिख देता हूं मादा। ठीक है, नर के अंदर आप देखो कि एक्स वाई प्लस यहां कितने होते हैं, 44। ठीक है, मादा के अंदर देखो बेटा एक्स एक्स प्लस 44। इस तरीके से लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं। ठीक है, ये समान है, ऐसे कैसे जाएंगे। अब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री के परिणाम स्वरूप इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, इनको दो भागों में बांटे। इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री के बनने भी दो भागों में। कैसे, यहां x प्लस 22, यहां कितने होंगे, y प्लस 22। 44 के आधे इधर आ गए, 44 के आधे इधर आ गए, x इधर आ गया, y इधर। इधर देखो मादा के अंदर क्या होगा, x प्लस 22, यहां क्या होगा, x प्लस 22 हो गया। अब देखो लिंग निर्धारण, यदि यहां से नर में से इस x गुणसूत्र का प्रवेश हुआ और मादा में से इस x गुणसूत्र का प्रवेश हुआ, तो यहां हमारे को x एक मिनट, यहां क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 44, यानी x ये 22 और 22 कितने हो गए, 44। यानी यहां क्या प्राप्त हुआ, ये देखो x प्लस 44 किस में थे, मादा में थे, तो यहां लड़की प्राप्त होगी। ऐसा ही सेम यहां होगा, यदि यहां से x और 22 आए और यहां से x और 22 आए, तो यहां हमारे को क्या प्राप्त होगा बेटा, यहां हमारे को वही चीज x प्लस 44। लेकिन यदि यहां हमारे को y आया, नर में से क्या आया बेटा, y आया, तो x y प्लस 44 क्या प्राप्त होंगे बेटा, 44। और यदि यहां से ये आया और यहां से ये, तो ये भी हमारे को x प्लस 44। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहां 50% संभावना तो हमें लड़की होने की होती है और 50% संभावना ही हमें लड़के होने की होती है, लड़के होने की। समझ गए बात को, कि अगर यहां से ये गुणसूत्र आया और इसमें से ये गुणसूत्र आया, तो यहाँ क्या है बेटा, कि यहाँ 50% हमें लड़कियां देखने को मिलेगी और 50% ही हमें लड़के देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो ये हमें याद, ये हमारा टॉपिक हो गया लिंग निर्धारण। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कीटों के अंदर लिंग निर्धारण जो है एक एक मिनट हो जाता है, एक एक मिनट।
कीटों में लिंग निर्धारण का पता, कीटों में लिंग निर्धारण का पता किसने लगाया था बेटा? क्लियर है? इतनी सी बात याद रखनी है और बाकी यह टॉपिक क्लियर हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या चलेगा बेटा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उत्परिवर्तन। क्या रहेगा बेटा? उत्परिवर्तन। म्यूटेशन के बारे में हम बात करेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन जो होता है बेटा, म्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी जीव के अंदर अचानक उसके गुणसूत्रों के अंदर या उसके नाइट्रोजनिक क्षारक या जीन के अंदर क्या हो जाए बेटा? परिवर्तन आ जाए। उस परिवर्तन के कारण उसके अंदर जो है नए लक्षणों का विकास हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तन कहते हैं। समझना मैंने क्या कहा कि कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर जो है बेटा, उस जीव के अंदर यदि उसके डीएनए या गुणसूत्र या कोई जीन के अंदर या कोई नाइट्रोजनिक क्षारकों के अंदर क्या हो जाए बेटा? बदलाव हो जाए, और उस बदलाव के कारण जो है उसके अंदर कोई नया लक्षण परिवर्तित होता है, नया लक्षण जो उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जो है बेटा ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था, और इवनिंग प्रिमरोज जो पादप है, इसका वैज्ञानिक नाम है आइनोप्टेरा लेमार्कियाना। इस पादप के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा? रिसर्च किया और उत्परिवर्तन को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद जो है मॉर्गन जैसे साइंटिस्टों ने ड्रोसोफिला पर भी कार्य किया, और ड्रोसोफिला के माध्यम से, उस स्पीशीज के माध्यम से उन्होंने उत्परिवर्तन को और अच्छे से विस्तार से समझाया। ठीक है, तो उत्परिवर्तन होता क्या है? किसी भी जीव के अंदर उसके गुणसूत्रों में या आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तन कहते हैं। उसी चीज को हम समझेंगे। उत्परिवर्तन दो प्रकार के हम पढ़ने वाले, बिंदु उत्परिवर्तन पढ़ने वाले हैं, और हम जो है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन के बारे में भी हम बात करेंगे। इन दोनों के उत्परिवर्तन के कारण जो है हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इन चीजों को हम देखने वाले हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन सा है बेटा? उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले बेटा? उत्परिवर्तन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? उत्परिवर्तन पढ़ने वाले। उत्परिवर्तन जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी जीव की आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तन। ठीक है, अचानक से किसी भी जीव के अंदर जो है उसके आनुवंशिक पदार्थ या नाइट्रोजनिक क्षारक जो है उनमें घट जाए, बढ़ जाए, या उसके अंदर जो है जीनों में फेरबदल हो जाए, उनके कारण जो नए लक्षण प्रकट होते हैं और जैव विकास होता है। ठीक है, जो उसके कारण जो जैव विकास हुआ, ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जैव विकास का एक अच्छा साधन भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में होने वाले, आप ये कह सकते हैं जीवों में आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, आनुवंशिक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले जो है बेटा ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। ह्यूगो डी व्रीज, ये है साइंटिस्ट है बेटा। इन्होंने एक पादप है इवनिंग प्रिमरोज पादप, क्या नाम है? इवनिंग प्रिमरोज। प्रिमरोज पादप है। इस पादप, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? आइनोप्टेरा लेमार्कियाना। आइनोप्टेरा लेमार्कियाना नाम का एक पादप है, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने रिसर्च करते हुए उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के जनक कौन हो गए बेटा? ह्यूगो डी व्रीज। ठीक है, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट, ठीक है, मॉर्गन, क्या नाम है? मॉर्गन, इसके बारे में पहले भी सुना होगा आपने।
मॉर्गन ने ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कार्य करते हुए ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कार्य करते हुए उत्परिवर्तन के बारे में सबसे पहले बताया। तो दो बातें याद रखनी, हुगो डी विरिच ने म्यूटेशन का सबसे पहले दिया, ठीक है, और उसके बाद जो है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के बारे में, ड्रोसोफिला में अध्ययन करते हुए और म्यूटेशन को और विस्तार से समझाया कि म्यूटेशन वास्तव में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि म्यूटेशन कितने प्रकार का। तो म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो है स्वतः उत्परिवर्तन और एक होते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन। क्या है बेटा? प्रेरित उत्परिवर्तन। एक तो होता है स्वतः उत्परिवर्तन, एक क्या होता है? प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः उत्परिवर्तन का मतलब समझना आप, स्वतः उत्परिवर्तन का मतलब समझना कि अचानक से या हमने कोई बाह्य कारक नहीं लिया है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी मतलब ऐसा ग्रहण नहीं किया जिससे हमारे अंदर, ऐसा पदार्थ ग्रहण नहीं किया जिससे हमारे अंदर क्या हो सके? उत्परिवर्तन। अचानक से कोई उत्परिवर्तन हो जाए उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम उत्परिवर्तन को प्रेरित करें, जैसे कुछ बाह्य पदार्थों को ग्रहण करें, एल्कोहल जैसे पदार्थ को ग्रहण करें और एल्कोहल के कारण जो है जैसे कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो यह क्या है? एक उत्परिवर्तन होगा। तो एक तो स्वतः यानी स्वयं उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है, किसी जीव के अंदर किसी भी लक्षण में परिवर्तन हो जाए अचानक से, ठीक है, वो तो कहलाए स्वतः उत्परिवर्तन। लेकिन हमने उस उत्परिवर्तन होने के लिए किसी पदार्थ का यूज किया कि इसमें उत्परिवर्तन हो, करवाया हमने जबरदस्ती, उसे हम क्या कहेंगे? प्रेरित उत्परिवर्तन। ठीक है, तो यह है स्वतः उत्परिवर्तन और एक हो जाता है प्रेरित उत्परिवर्तन। एक और शब्द याद रखना, जो उत्परिवर्तन करवाते हैं, जो पदार्थ जो है उत्परिवर्तन करवाते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है बेटा? उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। याद रखना, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? म्यूटाजन, उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं उत्परिवर्तन जन, भौतिक कारक हो सकते हैं, रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कई सारे ऐसे यांत्रिक कारक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो कई सारे ऐसे कारक हो सकते हैं जिनके द्वारा जो है उत्परिवर्तन होता है। तो मुख्य रूप से हम दो कारकों के बारे में बात करेंगे, एक तो भौतिक कारक और एक होता है रासायनिक कारक। एक तो है भौतिक कारक और एक क्या है बेटा? रासायनिक। भौतिक कारक में एक्सरे, गामा, अल्फा, बीटा, ये सारी किरणें इसके अंदर, यूवी किरणें, ये सारी किरणें जो है इसके अंदर आती है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या आता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर एल्कोहल, ईथर, एस्टर, ऐसे पदार्थ इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई सबके? ठीक है, अब जो है म्यूटेशन को है ना, हम दो प्रकार के म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। म्यूटेशन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो बिंदु उत्परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, और एक क्या हो सकता है बेटा? फ्रेंडशिप उत्परिवर्तन। अब देखो, पहला है बिंदु उत्परिवर्तन। क्या है बेटा? बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब क्या? नाइट्रोजनिक सारकों में होने वाला परिवर्तन, किसी नाइट्रोजन सारक में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। दो प्रकार का है, एक तो सक्रांति और एक है अनुपतन। ठीक है, सक्रांति में क्या होता है बेटा कि कोई प्यूरीन है, कोई प्यूरीन नाइट्रोजनिक सारक है, इसकी जगह क्या आ जाए बेटा? प्यूरीन आ जाए। प्यूरीन की जगह क्या आ जाए? प्यूरीन ही आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? सक्रांति। कैसे सर? जैसे प्यूरीन क्या हो सकता है? तो एजी, ठीक है, और ये भी प्यूरीन क्या है? एजी। तो ए की जगह जी आ जाए और जी की जगह ए आ जाए, ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? इस प्रकार के
उत्परिवर्तन को हम सक्रांति परिवर्तन कहते हैं। यानी ए की जगह जी आ जाए और जी की जगह, जैसे मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। यानी ये इसकी जगह आ जाए, ये इसकी जगह। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? बिंदु उत्परिवर्तन या सक्रांति बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है पिरीमिडीन की जगह पिरीमिडीन आ जाए, मिडीन की जगह क्या आ जाए? पिरीमिडीन आ जाए। तो पिरीन की जगह पिरीन आ सकता है, तो पिरीमिडीन की जगह पिरीमिडीन भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के परिवर्तन सक्रांति। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि पिरीन के स्थान पर क्या आ जाए? पिरीमिडीन आ जाए। क्या आ जाए? पिरीन के स्थान पे क्या आ जाए? पिरीमिडीन आ जाए। या फिर जो है पिरीमिडीन के स्थान पे क्या आ जाए बेटा? पिरीन आ जाए। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अनुपतन उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी पिरीन की जगह क्या आ जाए बेटा? पिरीमिडीन आ जाए, आ जाए। जैसे ए टी जी सी, जैसे ए की जगह क्या आ जाए बेटा? टी आ जाए। टी की जगह क्या आ जाए बेटा? जी आ जाए। जी की जगह क्या आ जाए? सी आ जाए। और सी की जगह क्या आ जाए बेटा? ए आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ए की जगह सी आ जाए, सी की जगह जी, जी की जगह टी और टी की जगह ए भी आ जाए। ऐसा हो सकता है ना। यानी ये क्या है? पिरीन है, ये क्या है? पिरीन है, और ये दोनों क्या है? पिरीमिडीन है। तो इसकी जगह ये आ जाए, यानी ये पिरीन की जगह पिरीमिडीन आ जाए, पिरीमिडीन की जगह पिरीन आ जाए। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा? अनुपतन अनुपतन परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक और लास्ट, एक कौन सा है? एक है फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन। फ्रेम, दूसरा है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होता है? तो फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन में याद रखना है कि नाइट्रोजनिक सारकों में, नाइट्रोजनिक सारकों में, सारकों नाइट्रोजनिक सारक, एक मिनट, नाइट्रोजनिक सारक की संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाए, इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे हम विस्तार से जो है अगले नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे। वंशागति का आणविक सिद्धांत है, उसमें डिटेल से उत्परिवर्तन को वापस दे रखा है, तो उसमें फ्रेम शिफ्ट के बारे में समझाया हुआ है। तो हम उस चैप्टर में इसको वापस दोबारा यहाँ इतना सा याद रहे, नाइट्रोजन सारकों में कमी या बढ़ोतरी होती है तो वो परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? फ्रेम शिफ्ट। और उनमें फेरबदल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी चेंजेस, स्थान चेंजेस किए नाइट्रोजन सारकों ने तो बिंदु उत्परिवर्तन, और उनकी संख्या में कमी या बढ़ोतरी हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। तो बेटा काफी लंबी क्लास होने के कारण जो है आज हम जो है इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, और बाकी के जितने भी टॉपिक बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे, उन्हें वहां पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास। अब ज्यादा नहीं बचा हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।